नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस श्रृंखला को हमने शुरू किया था एसएसटी रीट शिक्षण विधियाँ लेवल 2, यानी कि एसएसटी के विद्यार्थी जो लेवल 2 से ये परीक्षा दे रहे हैं, एसएसटी की शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 1, जिसका पिछले 2 वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने एक क्लास में तो पढ़ा था कि शिक्षण विधियों या शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से ये विषय प्रारंभ हुआ और वर्तमान में हम कैसे किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए किन किन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर हमने इस विषय का विकास किया और वर्तमान में हम इसको किस रूप में पढ़ रहे हैं। इस क्लास का इस बारे में हमने बात की थी। दूसरी क्लास में जो कि मुख्य टॉपिक है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे विषय का, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु क्या है, जो कि इसका एक टॉपिक है। आपको याद होगा शुरू की क्लास में भी हमने बताया था कि जो पहला इसका टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। पहला टॉपिक है आपका ये सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। सामाजिक अध्ययन, इस बारे में हमने इसमें अर्थ कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। सामाजिक अध्ययन के अर्थ में हमने पढ़ा था कि समाज का मतलब होता है समाज से संबंधित, और अध्ययन का मतलब होता है कि समाज से संबंधित सभी पहलुओं को जानना, पहचानना, उनका ज्ञान प्राप्त करना और अपने व्यावहारिक जीवन में उनका उपयोग करना, ताकि हम एक सुयोग्य नागरिक बन सकें और उन विद्यार्थियों को सुयोग्य नागरिक बना सकें, उनमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास कर सकें, उनका सर्वांगीण विकास कर सकें। ये इसके अर्थ में हमने पढ़ा था। अर्थ के बाद में इसका दूसरा टॉपिक हमने कुछ परिभाषाओं पे बात की थी, जिनका सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष रूप यही था जो कि इसका अर्थ माना जाता है। तो हमने परिभाषाएं कुछ पढ़ी थी यहाँ पे। तीसरा बिंदु हमने इसमें पढ़ा था विशेषताओं का। ये 3 बिंदुओं पर हम बात कर चुके हैं कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। उससे पहले वाली क्लास में हमने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात की थी। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज इसी टॉपिक में इसकी संकल्पना से संबंधित कुछ बातें हम यहाँ पढ़ेंगे और कुछ इसकी नेचर या प्रकृति किस प्रकार की है इस बारे में हम कुछ बातें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए आगे के इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। इस संकल्पना में जो चीजें हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं उन चीजों में सबसे पहला एक तो इसकी नेचर या प्रकृति तो है ही कि सामाजिक अध्ययन की प्रकृति किस प्रकार की है, इसका स्वभाव, इसका नेचर किस प्रकार का है। संकल्पना में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है, कि कितना व्यापक इसका क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके हम क्षेत्र की बात करेंगे। दूसरा, संकल्पना में मुख्य बिंदु है उद्देश्य, क्योंकि अगर किसी की संकल्पना को समझना है तो आपको उसके उद्देश्यों पर जरूर पढ़ाई करनी पड़ेगी, उद्देश्यों को समझना पड़ेगा, तभी आप किसी पर्टिकुलर विषय की संकल्पना को समझ पाएंगे। और मुख्य रूप से संकल्पना एक बहुत ही विस्तृत अवधारणा होती है कि किसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, सामाजिक अध्ययन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे या शिक्षण विधियां कोई रटने वाली चीजें नहीं है, समझना पड़ेगा। और जब तक संकल्पना या कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी विद्यार्थी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से ये कहना है कि वो चीज को समझें और उसको व्यवहार में अप्लाई करके देखें कि एक एज ए शिक्षक और एक एज ए विद्यार्थी, शिक्षार्थी, आप किस किस तरह की समस्याओं को महसूस करते हैं। एक शिक्षक अगर क्लास में जा रहा है तो किन समस्याओं को महसूस करेगा, सामाजिक अध्ययन से किस प्रकार वो अपने परिवेश से परिचित होता है और किस प्रकार से बच्चों का भला कर सकता है। क्योंकि इस समय तो हम सब तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एक तरह से एक शिक्षक की तरह सोचना है और किस प्रकार से हम उन शिक्षार्थियों
का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। ये विषय हमें इस तरह की एक सोच भी देगा, ज्ञान तो देगा ही देगा, और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी ये विषय को पढ़ने के बाद में आप पाएंगे कि वास्तव में सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है या सामाजिक अध्ययन की जो संकल्पना है बहुत ही विस्तृत है और इसका व्यवहारिक उपयोग हम कर पाते हैं। चलिए अपने इन बिंदुओं की बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक अध्ययन की, जिस पे हमने बात की थी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहला है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति या स्वरूप के बारे में। अब प्रकृति को नेचर कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा नेचर, एक तो होता है नेचर। नेचर का मतलब प्राकृतिक रूप से ईश्वर प्रदत्त जितनी भी चीजें हमें मिली हुई हैं उसको हम प्रकृति कहते हैं, जिसमें सारा भौतिक पर्यावरण आ जाता है, चाहे वो नदी हो, झरने हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, वो नेचर है। नेचर ने हमें जिस तरह की परिस्थितियां दी हैं भौगोलिक स्तर पे। एक दूसरा होता है इंटरनल, यानी कि अंतर स्वभाव हमारा कैसा है, वो भी एक तरह का नेचर होता है। या दो अर्थ नेचर के निकलते हैं। अभी अपन नेचर की बात कर रहे हैं, स्वरूप नेचर की बात कर रहे हैं, तो हम सामाजिक अध्ययन के नेचर की बात कर रहे हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति के बारे में जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका नेचर तो बहुत अच्छा है, इसका नेचर तो एकदम संकीर्ण है, ये तो एकदम अच्छी ब्रॉड मेंटेलिटी वाला व्यक्ति है, तो वो नेचर से या स्वभाव से संबंधित चीजें होती हैं। तो सामाजिक अध्ययन के नेचर की मुख्य बातों पे हम जिक्र करते हैं। सबसे पहली बात एकीकृत अध्ययन, या इसको एकीकृत उपागम भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उपागम अप्रोच होता है, इसका मतलब एकीकृत, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, यानी कि हमें पता है कि सामाजिक अध्ययन कहती है हमारे दिमाग में बहुत सारे विषय आते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, बहुत सारे विषय। तो अगर हम एक संकीर्ण विचारधारा के रूप में सोचें, हमारा नेचर अगर संकीर्णता का बन जाए तो हम केवल यही सोच सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन में बहुत सारे विषयों का समावेश है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता इससे अलग है, और उस अलग वास्तविकता का मतलब ये इंटीग्रेटेड, एकीकृत अध्ययन या एकीकृत उपागम है। इसका मतलब इसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और इसी तरह के अन्य विषय, जिसमें आप भूगोल को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप साहित्य को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप भाषा को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप पर्यावरण को शामिल कर सकते हैं। और देखो पर्यावरण हम कहते हैं आसपास का परिवेश ही पर्यावरण होता है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए एक विषय का रूप ले लिया है आज की तारीख में एनवायरनमेंट ने भी। तो हर सब्जेक्ट धीरे धीरे एक व्यापक रूप लेता जा रहा है, और आप ये मानो कि पर्यावरण भी एक तरह से इस इंटीग्रेटेड या एकीकृत अध्ययन का एक अंग है। तो इसका मतलब सामाजिक अध्ययन अपने आप में एक बहुत विस्तृत अवधारणा है। ये आपको एक मानसिक रूप से दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि सामाजिक अध्ययन बहुत विस्तृत अवधारणा है, और इस अवधारणा के लिए आपको याद होगी परिभाषा किसने दी थी। ये परिभाषा आप याद करें, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुदालियार आयोग की या माध्यमिक शिक्षा आयोग की, और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसको एक एकीकृत उपागम के रूप में देखा, या इसको एक एकीकृत उपागम के रूप में परिभाषित किया। चलिए दूसरा बिंदु, सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। हम बात कर रहे हैं नेचर की, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अर्थ में भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, परिभाषाओं में भी यही थी चीजें थी, तो इनमें अलग कैसे करेंगे हम इन चीजों को कि भाई अर्थ क्या है। परिभाषाओं को तो चलो ठीक है, कौन से राइटर ने क्या बोला था वो चीज हम अलग कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति को अर्थ से कैसे अलग करेंगे। और अभी तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र में आप बहुत नजदीकी पाएंगे, इसकी प्रकृति क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु में भी बहुत नजदीकी पाएंगे। इवन ये लगेगा आपको कि ये तो सब कुछ एक ही है, कुछ इसमें अलग है ही नहीं। यस, ये ही सोच आपको सामाजिक अध्ययन के प्रति रखनी है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में नाम ऐसा लगता है कि बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सामाजिक और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, ये इसका नेचर है कि सामाजिक अध्ययन नाम आते ही आपको दिखना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं भाई, हम सोशल स्टडी के टीचर हैं, तो आपको ये लग जाना चाहिए कि हम हमारे आसपास के समाज यानी सामाजिक परिवेश से घिरे हुए हैं, और उस सामाजिक परिवेश के साथ हम उस भौतिक परिवेश से भी घिरे हुए हैं जिसमें हम रहते हैं, जिसको आप भूगोल कहते हैं सीधी सीधी भाषा में। तो वो भौतिक पर्यावरण और वो सामाजिक पर्यावरण किस तरह से व्यक्ति के साथ अंतर संबंधित होता है, ये चीजें हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि एक सामाजिक मतलब भौतिक पर्यावरण
पर्यावरण, जैसे मान लो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं या जो एक तरह से मरुस्थल वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों का एक सामाजिक स्तर या कहें कि एक सामाजिक सोच एकदम अलग होती है। वो प्राकृतिक चीज़ों को बहुत ही मतलब मूल्यवान मानते हैं, जबकि मैदानों में रहने वाले लोग जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, खूब पानी भी है, अब तो सब जगह ही संकट है जल का, पर वहाँ इतना संकट नहीं है जितना पश्चिमी राजस्थान में है, और बाकी सारी चीज़ें उनको ईजीली और नज़दीक उपलब्ध हो जाती हैं। शिक्षा की बात करें तो वो नज़दीक स्कूल मिल जाते हैं हमें। तो ये भौतिक पर्यावरण किस प्रकार से हमारे सामाजिक परिवेश को बदलता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है और किस प्रकार से व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन में। यानी कि ये सामाजिक अध्ययन का नेचर है कि वो व्यक्ति के इर्द गिर्द होने वाली चीजों से अंतर संबंधित होता ही, उसका नेचर है। वो व्यक्ति को समाज से जोड़कर देखेगा, समाज को व्यक्ति से जोड़कर देखेगा, वो भौतिक वस्तुओं को, भौतिक स्थलों को, नदी, झरने, तालाब सभी को व्यक्ति से जोड़ के देखेगा और व्यक्ति को उन सब से जोड़ के देखेगा। ये नेचर है किसका? सामाजिक अध्ययन का। ठीक है। तीसरा बिंदु है इसमें कि मानवीय संबंधों का अध्ययन। देखिए, मानवीय संबंध कहती चाचा, भतीजा, बुआ, इस तरह के संबंध नहीं, कि एक मानव का अपने परिवार से क्या संबंध होता है। व्यक्ति सुबह उठता है, सुबह से लेकर शाम तक उस परिवार के लिए कितना जुड़ाव रखता है। वो घर से निकलता है आजीविका कमाने के लिए और शाम को घर आता है, उसको पता ही नहीं रहता कि मेरे पीछे से घर में क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को, घर वालों को झेलनी पड़ती हैं। बस वो घर वालों को पता नहीं है कि वो आदमी बाहर जा रहा है, किस तरह की समस्याएं झेल रहा है। पर क्योंकि हमारी सामाजिक संस्थाएं या हमारे मूल्य कह दें या हमारी संस्कृति कह दें, हमारी संस्कृति में परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये महत्व का अध्ययन भी हम सामाजिक अध्ययन में करते हैं। सामाजिक अध्ययन का नेचर है। अब आप कह देंगे कि सोशल स्टडी मतलब समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ लेंगे ये चीज़। समाजशास्त्र में हम ये पढ़ सकते हैं कि परिवार का विकास किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे बना परिवार, कैसे मिलकर के समुदाय में बदला, कैसे समुदाय मिलकर राष्ट्र में बदले। ये चीजें आप समाजशास्त्र में अध्ययन कर सकते हैं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से कि एक परिवार हमारे लिए क्या महत्व रखता है, ये हमें बताता है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन बहुत ही मतलब विस्तृत अवधारणा है। तो यह मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी मानवीय संबंध भी ये मानव है और इस मानव के आसपास का परिवेश, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका राष्ट्र हो, चाहे उसका समुदाय हो, चाहे उसका कुटुंब हो, चाहे ढाणी में रह रहा है व्यक्ति, वहां रहने वाला उसका ग्रामीण परिवेश हो, चाहे शहरी परिवेश हो, ये इन संबंधों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। और व्यक्ति को हमेशा ये बोला जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब मानवीय संबंध ये तय, अगर व्यक्ति ये सोच ले कि कोई मानवीय संबंध नहीं है, समुदाय से, परिवार से या समाज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो वो इंसान नहीं है, मानव नहीं है। और ये मान लो कि वो मानव जिंदा रह ही नहीं सकता समाज के बिना। उसको लग सकता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन ऐसे जीना कोई जीना नहीं है। एक जीवन जीने की कला, जैसा कि मुफात ने कहा था, वहां इस चीज को हम जोड़ के देख सकते हैं कि मानवीय संबंधों का पूरा एक, आप सोचते हैं दिन भर बैठ करके कि क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं, परिवार हमारे लिए क्या महत्व रखता है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर के जब वो आजीविका कमाने योग्य होता है, उसके पहले का जीवन उस पर डिपेंड नहीं होता, उसके घर वाले उसके लिए खूब करते हैं। जब वो जिम्मेदार नागरिक बनता है तो उसको इस सामाजिक अध्ययन द्वारा ये बताया जाता है कि भाई तेरा परिवार के प्रति कुछ दायित्व है, तेरा समाज के प्रति भी कोई दायित्व है, तेरा अपने देश के प्रति भी कोई दायित्व है। उन व्यक्तियों से व्यक्ति एक संबंध महसूस करता है, दबाव में नहीं कि मेरे परिवार वालों ने मुझे किया है इसलिए मैं इनको करूं कुछ ना, मेरे समाज ने मेरे लिए कुछ किया है इसलिए मैं करूं नहीं। ये उसको महसूस होता है, ये उसका एक लगाव है, एक अंतर संबंध है कि वो समाज के बिना, परिवार के बिना, देश के बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है पारिवारिक संबंधों का अध्ययन, जिसकी हमने अभी बात की कि किस प्रकार से परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन संबंधों का अध्ययन भी इसकी प्रकृति है। पांचवा बिंदु है कि विभिन्न समुदायों का अध्ययन। जितने भी आज बहुत सारे कबीले, समुदाय रहते हैं, हर समुदाय की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होती है, हर समुदाय का अपना एक रहन सहन का तरीका होता है, समुदाय का हर किसी का अपना एक खान पान का स्तर होता है। दोनों में चाहे जुड़ाव भले ही आपस में ना हो, पर आपस में किसी एक विशेष समुदाय के अंदर उनका रहन सहन, खान पान, वैवाहिक संबंध, सामाजिक सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे को इतना इंटर रिलेटेड करती हैं कि वो व्यक्ति के विकास में सहायक होती हैं।
उस समाज से दूर रह के व्यक्ति अलगाव महसूस करता है और उसके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है इन चीज़ों का। इसलिए हम लोग अपने समाज में विकास करते हैं। विकसित अवधारणा समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने बारे में और अपने समाज के बारे में विकास की बात करता है, अकेले रहकर नहीं। अब देखिए, ये इसकी नेचर, प्रकृति, बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें समझी हैं। ये एकीकृत उपागम हो गया, सामाजिक और भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पारिवारिक संबंधों और समुदायों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब व्यक्ति के इर्द गिर्द होने वाली इन सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। बहुत ही व्यापक इसकी स्वरूप है। ठीक है, अब देखिए, सामाजिक अध्ययन द्वारा भूतकालीन ज्ञान को वर्तमान के साथ जोड़कर विद्यार्थियों को उचित अनुचित का ज्ञान कराकर आदर्श नागरिक, कुछ शब्द हैं जो आपको यहाँ याद रखने, बनाने के लिए समाज के संगठन का व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है। ये देखिए, सामाजिक अध्ययन क्या करता है। सामाजिक अध्ययन भूतकालीन ज्ञान, यानी कि अब हम कई बार हमें ये लगता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, केवल नौकरी लगाने के लिए कि भाई इतिहास पढ़ेंगे तो नौकरी लग जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नौकरी से कोई लेना देना नहीं, पर इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, वो रुचि रखते हैं। कारण ये बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, किन परिस्थितियों में रहे थे, उन्होंने कितने युद्ध लड़े हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। उन्होंने प्रारंभ से ही विदेशियों से संघर्ष किया, किन परिस्थितियों में किया, वो सारी परिस्थितियाँ वो इतिहास में देखता है और भविष्य में ये सोचता है कि क्या उन्होंने गलतियाँ की, क्या भूलें की कि वो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुए और हमारी संस्कृति को फिर भी हमने सुरक्षित रखा। तो कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी तकनीकी, कौन कौन सी बातें उन्होंने ऐसी थी जो अपने जीवन में उतारी और जिनसे हमारी संस्कृति आज भी पूरे संसार में बची हुई है। और वो संस्कृति हमारे समाज में रहने वाले उस व्यक्ति के व्यवहार में देखी जा सकती है जो वो इतिहास से पढ़ता है। बहुत सारी चीजें। तो भूतकालीन ज्ञान को वर्तमान के साथ जोड़कर, अब देखिए यहाँ पे ये भूतकालीन और वर्तमान का जुड़ाव इतिहास से, भौगोलिक विशेषताओं से और कहें कि समाजशास्त्र से, ये सारे विषय, राजनीति विज्ञान भी जब आप पढ़ते हैं तो क्या जरूरत है आपको भारत की आज़ादी के बाद किस तरह हमारे संवैधानिक विकास हुआ, कैसे कैसे अंग्रेजों के काल में कौन कौन से एक्ट आए, क्या क्या उनमें प्रावधान हुए, आज़ादी के बाद में कैसे हमारी शासन व्यवस्था चलाई जा रही है और वर्तमान में हम किस शासन व्यवस्था में रह रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी। भाई जरूरत ये पड़ी राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में, चाहे हम कुछ भी पढ़ें, लेकिन व्यवहार में जब हम उसको सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि जो गलतियां हमने पहले की उनको हम अपने भविष्य में ना करें। और सरकार का काम जो है उसको याद दिलाएं। अब देखो जागरूकता कितनी बढ़ गई है। पहले व्यक्ति डरता था कोई भी कंप्लेंट करने से, कोई भी, जैसे कोई अड़ोस पड़ोस में कोई बात हो गई, कोई पुलिस वाले ने किसी से रिश्वत मांगी, जो भी मतलब किसी तरह की अन्याय की बातें व्यक्ति पहले समाज में बहुत आसानी से नहीं बताता था, कारण जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब वर्तमान जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है, सरकार भी आए दिन लोगों को जागरूक करती रहती है कि भाई अपने साथ जो भी प्रॉब्लम्स है आप शेयर करो, बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। तो भूतकाल और वर्तमान को जोड़ करके विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि भैया क्या तो उचित है, क्या अनुचित है, ये ज्ञान दिया जाता है। और उस उचित अनुचित ज्ञान को उसकी परिस्थितियों के साथ समावेश करके व्यक्ति को बचपन से, पहली क्लास से 10वीं क्लास तक सिखाने की जिम्मेदारी शिक्षक की। व्यक्ति सीखता है, छात्र सीखता है विद्यालय में और अपने भविष्य के लिए वो एक नींव निर्माण करता है कि मुझे इन चीजों से सीख करके भविष्य में कैसे, अब देखो प्रारंभ में पढ़ के बच्चा अपनी आजीविका के लिए भी सोचने लग जाता है। 10वीं क्लास के स्तर का पहले तो नहीं सोचते थे, पर आजकल का 10वीं क्लास का बच्चा सोच लेता है कि मुझे भविष्य में IAS बनना है, RS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। 10वीं क्लास में वो सोच लेता है। और इवन घर वाले आप थोप भी नहीं सकते बच्चे पे कि बेटा तू इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। हाँ, कुछ परसेंटेज ऐसा है कि थोपा जा रहा होगा, पर फिर भी बच्चों में जागरूकता बढ़ी है। ये सामाजिक अध्ययन मान लो इसको, सामाजिक अध्ययन की वजह से ही ऐसा हुआ है कि व्यक्ति, बच्चा अपने आसपास के परिवेश में अब डिस्कशन करता है अपने पीर ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के बीच में कि बेटा मुझे क्या करना है। वो घर वाले लकीर का फकीर बन के नहीं रहता, वो मेरे पिताजी डॉक्टर तो मैं भी डॉक्टर ही बनूं। तो वो अपनी कैलिबर को, अपनी अंदर जो इनबिल्ड जो संभावनाएं हैं उनको पहचानना सीख जाता है बच्चा। सामाजिक अध्ययन की इस महत्व को हम यहां देख सकते हैं और फिर वो बच्चा अपने भविष्य का निर्माण करता है इन्हीं चीजों से लेकर। तो भूतकाल और वर्तमान को जोड़कर विद्यार्थी को उचित अनुचित का ज्ञान करा करके उसे एक आदर्श नागरिक बनाना और समाज के संगठन को व्यवस्थित ज्ञान कि भैया समाज का संगठन कैसे चलता है। एक व्यक्ति अगर समाज के साथ नहीं चलेगा तो समाज उसको एक तरह से अपने साथ नहीं
नहीं लेगा, कोशिश तो समाज ये करता है कि भैया तू हमारे साथ ही रहे, तेरा विकास हमारे साथ ही, और व्यक्ति को महसूस भी होती है ये बात। तो ये सारी चीजें इस सामाजिक अध्ययन की प्रकृति या स्वरूप के अंदर है। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए आपकी परीक्षा में कि सामाजिक अध्ययन की प्रकृति नहीं है, और प्रश्न पूछ ले कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करना, समुदाय के संबंधों का अध्ययन करना, व्यक्ति को वर्तमान भूतकाल को वर्तमान से जोड़कर उसके भविष्य का निर्माण करना, या उसको कह दे कि विज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान देना, तो यहां पे हम आराम से पहचान सकते हैं कि विज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान देके व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में या व्यक्ति के आसपास के व्यक्ति के भविष्य के निर्माण में वो काम नहीं करेगा। तो इसमें उसकी ये प्रकृति नहीं है कि भैया विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान तू ले ले, ये नहीं कहता कभी भी सामाजिक अध्ययन। तो हम बड़े आराम से, अब ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं, इससे संबंधित और भी ऐसी चीजें, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो आप अपने मन से इसमें जोड़ सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है बहुत सारी, पर आपको ये पता है कि व्यक्ति के संबंध के आसपास या व्यक्ति से संबंधित, उसके परिवेश से संबंधित जितनी चीजें उसको प्रभावित कर रही हैं वो इसकी प्रकृति होती है। इसमें चाहे पॉइंट और भी आप 2-4 जोड़ लेना, ठीक है। अब व्यक्ति आजीविका कैसे कमाएगा, अर्थशास्त्र सिद्धांत बताता है, पर वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कि भैया कोरोना चल रहा है या जो भी महामारी है, इस महामारी में इस तरह के 4-5 बिजनेस चल रहे हैं। ज्यादातर लोग अपना बिजनेस छोड़ करके सब्जी की दुकान लगाने लग गए। उनको पता है कि क्या पता 6 महीने साल भर पिछले लॉकडाउन की तरह स्थितियां देखनी पड़ जाए। तो ये समझ कहां से विकसित हुई, ये हमारे आसपास के परिवेश से, और सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि उसने सामाजिक अध्ययन पढ़ा है, और पढ़ा ही नहीं है बल्कि उसको व्यवहार में भी अपनाया है। कई लोग जो इस तरीके से नहीं सोचते हैं, वो बैठे रहते हैं घरों में कि बस अब तो स्कूल खोलेंगे, जब मैं स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, और ना तो वो अपने आप को अपडेट करते हैं, ना समय परिस्थितियों के हिसाब से चुनौतियों का सामना करते हैं, और घर में पड़े पड़े दुखी होते रहते हैं, दूसरे लोगों को भी दुखी करते हैं। ये क्या कौन सिखा रहा है हमें परिस्थितियों का सामना करना, ये सिखा रहा है हमें सामाजिक अध्ययन। तो ये इसकी प्रकृति का क्षेत्र है। चलिए ये समझ में आया होगा आपको। अगले बिंदु पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला बिंदु है सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ भी सिमिलर आपको मिलेंगी। कैसे कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है। देखिए सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो अर्थ, परिभाषा और इसकी प्रकृति से संबंधित हमने कुछ बातों की जानकारी ली कि इसमें बहुत सारे आसपास का जो परिवेश होता है, सामाजिक, भौतिक, भौगोलिक, इस तरह की बातें यहाँ पे होती हैं। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी लगभग इस तरह की ही चीजें हैं। अब देखेंगे आप, सबसे पहला इसका जो बिंदु है वो कहता है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, और आपको ये पता तो चली गई होगी कि व्यापक कैसे है, क्योंकि हमने बताया था कि एक व्यक्ति से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी गतिविधि होती हैं, जो भी चीजें उसको प्रभावित करती हैं, पूरा संसार ही इसकी प्रयोगशाला है, और उसके संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब इसके दायरे में आती हैं। इसका मतलब ये बहुत ही व्यापक अवधारणा है। तो क्षेत्र इसका बहुत व्यापक है, और इसकी व्यापकता को लेकर के निकलसन एवं राइट इन्होंने एक परिभाषा भी दी है। निकलसन राइट की परिभाषा याद रखना, अच्छी परिभाषा है कि इसका क्षेत्र व्यापक है और सारे संसार में मानव का वर्तमान जीवन ही इसका आधार है। व्यापक क्षेत्र है, ये बात इन्होंने बोली दी जो हम यहां पढ़ रहे हैं। अब व्यापकता को कैसे देखेंगे हम कि सारा संसार अगर आपने शामिल कर लिया तो ये व्यापक ही है। और मानव का वर्तमान जीवन, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यापकता भी ऐसी कि केवल ऐसा नहीं है कि आपको इतिहास पढ़ा दिया, सिद्धांत पढ़ा दिया और आपको एक तरह से रोबोट बना दिया, नहीं। वर्तमान जीवन इसका आधार है। व्यक्ति के या संसार के जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, उनके आसपास के परिवेश का इस तरह अध्ययन किया जाता है इसमें कि उसको वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता उसमें विकसित की जाती है। अच्छा नागरिक उसको बनाया जाता है, सामाजिकता के गुण उसमें विकसित किए जाते हैं, चिंतन और तर्क शक्ति की भी उसमें उसके अंदर डाली जाती है, चिंतन और तर्क शक्ति का विकसित की जाती है। उसके अंदर बहुत सारे मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। तो ये निकलसन और राइट की परिभाषा इसकी व्यापकता से संबंधित है, ठीक है। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन। यहां पर मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जो कि हमने अभी इसकी नेचर में भी पढ़ा।
हम पढ़ रहे हैं क्षेत्र कि इसका एरिया क्या है भाई। कि अब ऐसे कोई पूछ ले कि तुम कौन सी क्षेत्र में रहते हो, तो कोई कहे मैं जयपुर में रहता हूँ। बोले जयपुर में भी कहाँ रहते हो, बोले मैं वैशाली नगर में रहता हूँ। तो ये क्या है, क्षेत्र है। अब इससे पूछ रहा है कि भाई सामाजिक अध्ययन क्या करता है, मतलब बोले कहाँ रहता है सामाजिक अध्ययन, पूरे संसार में रहता है। जहाँ मानव रहता है वहाँ सामाजिक अध्ययन की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी मानव जंगल में रहेगा, हालांकि प्रभावित तो वहां भी करेगा, पर हो सकता है कि वहां कुछ मानव एक बस्ती बना के रह रहा हो। तो जहां भी मानव एक समाज के रूप में रह रहा है वो सारा का सारा उसका क्षेत्र है, सारा संसार उसका क्षेत्र है। तो यह मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा इसका मुख्य बिंदु कि प्राकृतिक विज्ञान एवं विभिन्न कलाओं का व्यावहारिक अध्ययन। अब देखिए इसका इसका क्षेत्र सामाजिक अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस क्या है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये इनको कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान। इसके अलावा जितने भी जैसे समाजशास्त्र है, ये भी प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि नेचर में जिस चीज का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, समाज का मतलब समाजशास्त्र में क्या करते हैं हम, समाजशास्त्र में हम व्यक्ति के जीवन की या समाज की प्रारंभिक यात्रा से लेकर वर्तमान तक की यात्राओं को सैद्धांतिक रूप से देखते हैं, व्यवहारिक रूप से नहीं। तो जितने भी प्राकृतिक विज्ञान है वो, और विभिन्न कलाओं का व्यावहारिक अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। अगर यह फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स पढ़ी है। ऐसा नहीं फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स के नियमों को अपन काम करते समय भूल जाते हैं, लेकिन जैसे अपन मौत के कुएं की बात आती है तो हमें पता है कि भाई ये ऐसा, हमें फिजिक्स के नियम याद नहीं रहते। पर सामाजिक अध्ययन कहीं ना कहीं आपको ये जोड़ के रखेगा कि भाई जहां पर बहुत साइंस पढ़ी होगी आपने कि H2O मिला करके पानी बनता है। ज्योग्राफी में भी साइंस चलती है, आपको पता है कि जहां वायुदाब कम होता है वहां पर मतलब किस तरह का जो ठंडी हवा है वहां से मतलब गर्म क्षेत्र बन जाता है वहां पर। तो ये सारी चीजें मतलब इन व्यवहारिकता, इन सारे के सारे विज्ञानों का व्यवहारिक अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्यवहारिक अध्ययन, कला विषयों का भी और वैज्ञानिक विषयों का भी। इसका मतलब सीधे सीधे आप इसकी नेचर में एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन कला एवं विज्ञान दोनों है। कला भी है और ये विज्ञान भी है। विज्ञान इसलिए है कि पूरा संसार इसकी प्रयोगशाला है, भविष्यवाणी भी इसमें की जा सकती है, क्रमबद्ध अध्ययन हम कर सकते हैं इसमें, कारण कार्य संबंध भी हम इसमें स्थापित कर सकते हैं विज्ञान की तरह। और कला तो ये है ही क्योंकि जीवन जीना सिखाती है, सौंदर्यीकरण इसको देखने का एक नजरिया होता है। ठीक है, अगला चौथा बिंदु है समसामयिक घटनाएं, इसका क्षेत्र। सामाजिक अध्ययन पढ़ने का मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स ही नहीं है। आपको इनको पढ़ने के साथ साथ में इनको रिलेवेंट कैसे करेंगे आप चीजों से। जब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की आपको जानकारी नहीं होगी तो समझो कि आपका सामाजिक अध्ययन का ज्ञान अधूरा है। आपको एक टीचर को, एक शिक्षक को अद्यतन अपडेटेड होना पड़ेगा। अपने विद्यार्थियों के बीच में जाने से पहले आपको बच्चा जाति पूछ ले कि गुरुजी आज बोले हमारे मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और आपको सिद्धांत तो खूब पढ़ रखे हैं आपने, उदारवाद और ये सब, और आपने नहीं पढ़ रखा कि मुख्यमंत्री कौन है, भूल, मतलब पढ़ाई नहीं है आपने, इंटरेस्ट ही नहीं है आपको समसामयिक घटनाओं में। कि ये बच्चा पूछ ले कि कोरोना कहाँ से आया, शुरुआत कैसे हुई, दवाइयों के दो चारों के नाम बताइए, तो आप बच्चे के सामने एक तरह से मूक दर्शक बने रह जाएंगे, और एक शिक्षक के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपडेटेड होना पड़ेगा, समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखनी पड़ेगी। अगला बिंदु है समाज संबंधी अध्ययन, जो हम इतनी बार से पढ़ते आ रहे हैं। मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है तो समाज संबंधी अध्ययन भी इसका क्षेत्र। समाज के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, कैसे समाज बढ़ता है, कैसे समाज विकसित होता है, हर व्यक्ति का योगदान उसमें होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। अगला बिंदु नागरिक गुणों का विकास, सुनागरिकता, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो किसी, वैसे तो जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनका कहीं ना कहीं अध्ययन मतलब ये रहता है कि वो व्यक्ति को एक उसका सर्वांगीण विकास करें। भाई आज मान लो अपन ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी भी पढ़ के हमें भौगोलिक परिवेश की जानकारी देगी, और कहीं ना कहीं हम उससे सीख करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। यहाँ नागरिक गुणों का विकास सामाजिक अध्ययन कैसे करेगा कि यानी कि हम समाज पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, समाज में होने वाली घटनाओं को पढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि यार एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से इतने से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई लड़ रहा है, खून की होली खेली जा रही है। व्यक्ति ये सीखेगा कि हमने मतलब, और उस समाज का विकास नहीं हो पाएगा।
वो अपने आसपास परिवेश में बस दिन भर लड़ाई झगड़े इन्हीं में घुला मिला रहेगा, उसको लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे आगे की सोचनी है। ये ज्ञान कौन देगा? सामाजिक अध्ययन देगा कि केवल और केवल समाज के सिद्धांतों को पढ़ना, आसपास के परिवेश को, अपने लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है। मुझे अपडेटेड होना है, मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को मुझे पढ़ना है। मुझे हो सकता है कि कम पढ़े लिखे परिवार का व्यक्ति, मतलब वो खुद भी, चलो बच्चा कम पढ़ा लिखा है, पर कम से कम वो परिस्थितियों का सामना करके ये सोचेगा कि मेरे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे मैं अपनी आजीविका चला सकूं। तो वो एनालाइज कर पाएगा इन चीजों को, समझ पाएगा कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो किस तरह के ग्रामीण परिवेश में रहता है। हो सकता है उसको दुकान खोलने का मन कर जाए, कहां से सीखेगा? अब नागरिकता ये अलग चीज, नागरिकता मतलब वो किसी व्यक्ति को देखेगा एक इंसान की तरह, एक मानव की तरह, अच्छे कभी मदद की दृष्टि से उसको देखेगा, परोपकार की भावना का उसमें विकास होगा। वैसे तो नागरिकता का मतलब है भारत की नागरिकता ले ली, नागरिक हो गए, लेकिन यहाँ नागरिकता के साथ में मैंने लिखा है सुनागरिकता, या सुनागरिकता का मतलब होता है कि अच्छा इंसान, अच्छा मानव बनना। जिस परिवेश में आप रह रहे हो वहां के सभी लोग ये कहेंगे ही इज अ नाइस मैन, ही इज अ नाइस पर्सन, तब कहेंगे कि यस ये अच्छा आदमी है। अब ये चीजें चाहे आपने कैसे भी सीखी हो, पर मुझे यह सामाजिक अध्ययन ये कहता है कि हम ये आसपास के परिवेश से सीखते हैं, और ये परिवेश ही सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है। अब देखिए क्या सीखेंगे? सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, सहिष्णुता, उदारता, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। नागरिक गुणों का विकास सामाजिक अध्ययन में होता है, ये इसका क्षेत्र है। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। अब जब आप सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, उसमें राजनीति विज्ञान के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे देश ने कौन कौन सी नीतियों का, पंचशील के सिद्धांतों को हमने अपनाया है, किस तरह विदेशों के साथ हमारे, किस तरह के पड़ोसी देशों के साथ हमारे किस तरह के संबंध है, और कोशिश हमारी ये रहती है कि सभी लोगों से अच्छे संबंध, इन चीज़ों को व्यवहार में अप्लाई करेगा वो अपने आस पड़ोस में। तो ये अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, उसको ये लगेगा कि क्यों हम आसपास में लड़ रहे हैं, क्यों एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, क्योंकि वो जब लड़ाई के कारणों को जान जाएगा, पढ़ लेगा किताबों में, समझ जाएगा, तो उसको लगेगा कि यार ये ठीक नहीं है। एक मानव होने के नाते हमें इन चीज़ों के बजाय हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास करना चाहिए। तो ये अंतरराष्ट्रीय सद्भावना सीखेगा, इसका क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। चरित्र निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब ये इसका उद्देश्य भी हो सकता है, ये इसका उपयोगिता भी हो सकती है, ये सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता भी हो सकती है। अब कहीं भी ये टॉपिक चरित्र निर्माण करना, 8वां बिंदु है कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य भी है और इसका क्षेत्र भी हमें हो, इसलिए पढ़ाया जा रहा है सामाजिक अध्ययन कि एक व्यक्ति सच्चरित्र बन सके, उसके चरित्र का निर्माण हो जाए। निष्कर्ष देखिए, इन सारी क्षेत्र की बातों को जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि संपूर्ण मानव जाति के वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन ही इसका केंद्र बिंदु है। यानी संपूर्ण मानव जाति आ गई इसमें, यानी सारा संसार के समस्त मानव आ गए इसमें, और उनका वर्तमान सामाजिक जीवन, वर्तमान में उनका सामाजिक जीवन। अब देखिए समाज से इसका नाम भी सामाजिक अध्ययन, जबकि हम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, फिर इसको सामाजिक अध्ययन ही क्यों कह रहे हैं, आर्थिक अध्ययन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि समाज में, समाज बोलते ही आसपास की चीजें आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक सब उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। बड़ा कॉन्सेप्ट है, हालांकि समाजशास्त्र को बाद में जोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाजशास्त्र की इंपॉर्टेंस उसमें बाकी चीजों से कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सामाजिक अध्ययन इसको कहा जाता है। संपूर्ण मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है, ये इसका क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य। हमें पता है कि आप कोई भी, हम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए। आज व्यक्ति हम जब सुबह से रात को सोच के ही सोता है वैसे तो, कि मैं सुबह ये करूंगा वो करूंगा, तो जैसे ही उठेगा तो अपने उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो अपनी दिनचर्या स्टार्ट करेगा और एंड करेगा। हाँ, हालांकि हम अपने दिन के अंत में सोने से पहले चिंतन नहीं करते कभी भी, सामाजिक अध्ययन हमें वो चिंतन करना भी सिखाता है। तो उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के अंत में प्राप्त होने वाले उन बातों को उद्देश्य कहा जाता है, जो किसी भी
कार्य को प्रारंभ करने से पहले मौजूद होते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय को जब प्रारंभ किया गया था 1955 में भारत में पहली बार मुदालियार आयोग की सिफारिश पर, और एनसीईआरटी ने इसका पाठ्यक्रम बनाकर के 1975 में जब इसको प्रारंभ किया तो इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। जैसा कि हम इसके अर्थ परिभाषा, इसके क्षेत्र, इसकी विशेषताओं में हमें पता है कि मानव इसका केंद्र बिंदु है, तो निश्चित रूप से मानव के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी बातें हैं वो सब इसका उद्देश्य होती हैं। तो उद्देश्य निर्धारण आपको रीट के विद्यार्थियों को या किसी को भी अगर सामाजिक अध्ययन का यहाँ पढ़ना पड़ रहा है इसलिए कि ताकि आप बच्चों को किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। अगर आप ऐसे ही पढ़ गए हिस्ट्री को और पढ़ा दिया कि ऐसे अकबर, बाबर, बीरबल और महाराणा प्रताप हुए और बच्चे में समझ विकसित नहीं किया आपने, तो आप उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए सामाजिक अध्ययन के, जिनकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो उद्देश्य दो तरह के होते हैं। पहले तो होते हैं सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। नाम से पता चल रहा है सामान्य का मतलब कॉमन। अब कॉमन जैसी चीज आती है तो हमें ये पता चल जाता है कि वो सभी के लिए है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के लिए वो सामान्य उद्देश्य कॉमन होते हैं, इसलिए सबके लिए होते हैं। तो पहली चीज की सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन के द्वारा होता है। सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण कैसे होता है? दर्शन के द्वारा। ये दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब होता है देखना, दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना, कि किसी चीज को आपका देखने का नजरिया कैसा है। यहां दर्शन व्यक्ति को जीना सिखाता है। देखने का नजरिया, एक तो हमेशा आप किसी व्यक्ति को ऐसे देखें कि यार ये तो बेकार आदमी है और आप उसकी अच्छाइयों को कभी जिंदगी में देख ही नहीं पाएंगे, और आप में सकारात्मकता है आपके अंदर तो आप कहेंगे नहीं 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 यार ये आदमी अच्छा है। तो हो सकता है क्या, आपको निश्चित रूप से उसमें कुछ अच्छाइयां मिलेंगी। सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण होता है दर्शन के द्वारा। ये बहुत व्यापक होते हैं। व्यापक इसलिए कि सारे संसार के व्यक्तियों के लिए ये होते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्यों से अलग होते हैं क्योंकि नाम ही उनका विशिष्ट है, वो स्पेसिफिक होते हैं। आज मुझे इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर कोई उद्देश्य होगा जो कि इतिहास विषय के अध्ययन का विशेष उद्देश्य कहलाएगा। यहां हम बात कर रहे हैं सामान्य उद्देश्य की, तो संसार के सभी प्राणी इसकी विषय वस्तु है। तो मनुष्य के हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए ये उद्देश्य होते हैं, वो होते हैं सामान्य, सभी के लिए समान होते हैं। जैसे मान लो बात की जाए कि भाई सुनागरिक बनाना, किसी को अच्छा नागरिक बनाना, सामाजिकता का विकास करना, तो सामाजिकता का विकास केवल उन्हीं के लिए थोड़ी होता है जो समाजशास्त्र पढ़ते हैं। अरे भाई संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी में सामाजिकता का विकास करना है, सभी में नागरिकता का विकास करना है, सभी में मानवीय गुणों का विकास करना है। तो ये सामान्य उद्देश्य हुए। आदर्शवाद, ये आदर्शवादी होते हैं, यानी कि एक तो होती है प्रैक्टिकल चीज व्यवहारिक, और एक होता है आदर्श। हम कह रहे हैं सुनागरिक बनाना। अब सुनागरिक की कोई निश्चित परिभाषा थोड़ी है कि सुनागरिक का मतलब वही होता है जो एकदम बहुत बढ़िया, मतलब अब क्या कैसे बताएंगे सुनागरिक कौन है, नहीं बता सकते। इसका मतलब ये आदर्शवादिता से संबंधित होते हैं। चाहिए 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 इस तरह के सवालों का उत्तर देते हैं। हमें सच बोलना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए, परोपकार की भावना हमें रखनी चाहिए, इस तरह इनकी प्राप्ति का दायित्व समाज का। देखिए ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनकी प्राप्ति का दायित्व समाज का इसलिए होता है क्योंकि हम ये कहेंगे व्यक्ति कहाँ से सीखेगा? अपने परिवेश से। हम कहते जा रहे हैं कि व्यक्ति सुनागरिक बनेगा, व्यक्ति में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष देश में प्रजातंत्र का अर्थ अलग है और किसी एक दूसरे देश में प्रजातंत्र का अर्थ अलग है। तो वहां पर व्यक्ति जो इस वाले देश में रह रहा है वो इस तरह के प्रजातांत्रिक गुण उसके लिए अलग हो जाएंगे, दूसरे जगह के लिए प्रजातांत्रिक गुण अलग हो जाएंगे। बात कर रहे हैं समाज का दायित्व, तो यहाँ पर जैसा समाज है, समाज व्यक्ति को जैसे विकसित करेगा, जैसे सिखाएगा वैसा व्यक्ति सीखेगा। कोई मतलब शिक्षक पर इसकी जिम्मेदारी नहीं होती। सीधी सीधी भाषा में यह है कि सामान्य उद्देश्य व्यक्ति तय तो करता है पर शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको सुनागरिक सामाजिकता, समाज में अच्छे में रहेगा तो अच्छा सीखेगा। अगर उसका परिवेश ऐसा है कि वो एकदम आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग उसमें रहते हैं और टीचर को जिम्मेदारी दे दें कि भैया इसको बहुत अच्छा इंसान बना दे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि टीचर के पास 4 घंटे 6 घंटे व्यक्ति रहता है और बाकी के घंटे वो अपने समाज के साथ, परिवार के साथ रहता है। इसलिए समाज की जिम्मेदारी इसमें मानी जाती है। पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। सुनागरिक बता दिया तो कैसा? सुनागरिक का मतलब क्या? आदर्शवादी हैं इसलिए ये स्पष्ट भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कुछ विशिष्ट गुणों की बात। ये विशिष्ट गुण कैसे होते हैं? मनोविज्ञान निर्धारित करता है।
मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी खूब पढ़ रहे हैं आप। मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 10 साल का, 15 साल का किस तरीके से सीखेगा, उसका मनोविज्ञान कैसा होता। हो सकता है कुछ एक आधा अपवाद मिल जाए, पर नहीं, मनोविज्ञान हमें बच्चे के बारे में बताता है कि एक 10 साल का बच्चा इस तरीके से सीखता है, एक 15 साल का अगर बच्चा है तो वो इस तरीके से सीखेगा, एक अगर 40 साल का व्यक्ति है तो वो इस तरीके से सीखेगा। और हमें इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है शिक्षक बनने के लिए, कि हमें बड़ों को नहीं पढ़ाना, हमें बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान वो भी चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों का, छात्रों का, जो कि 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक के अंतर्गत आते हैं। अब 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए, ये सारी चीजें, उनका व्यवहार कैसा होता है कि वो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो कैसा भी व्यवहार करेंगे, ये सारी चीज सिखाता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तय करता है विशिष्ट उद्देश्यों को। जैसे मान लो इतिहास या भूगोल या कोई भी विषय हम बच्चे के लिए विशिष्ट उद्देश्य बनाया कि हमने, कि भाई अगर मान लो मैंने कोई पॉलिटिकल, राजनीति विज्ञान का कोई पाठ पढ़ाया बच्चे को, कोई भी, कि जैसे सरकारों का गठन या कोई भी संविधान, तो मनोविज्ञान ये तय करता है कि इस वाले पाठ को पढ़ करके बच्चा क्या सीखेगा, क्योंकि बच्चे का मनोविज्ञान इस तरह का है। एक छोटा बच्चा, शायद 5वीं क्लास में अगर सरकार का गठन पढ़ाया जा सकता है क्या? 3री क्लास के बच्चे को सरकार के गठन की कार्यप्रणाली पढ़ाई जा सकती है। अगर पाठ्यक्रम निर्माताओं को मनोविज्ञान की जानकारी नहीं हो तो वो तो इतना खतरनाक वाला सिलेबस बना देंगे कि 3री क्लास का बच्चा सरकार का गठन पढ़ने लग जाएगा और 10वीं क्लास का बच्चा रामू काका की कहानी सुनेगा। इसलिए मनोविज्ञान की जानकारी या मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, ताकि ये तय किया जा सके कि इस पाठ को पढ़ करके बच्चा क्या सीखेगा, इस पर्टिकुलर पाठ को पढ़ करके क्या विशिष्टता वो बच्चे में आएगी। इसलिए ये सीमित होते हैं, इनकी तरह व्यापक नहीं होते, ये विशिष्ट होते हैं, ये व्यवहारिक होते हैं। कि आज मान लो शासन का संगठन या सरकार का गठन कैसे होता है, किसी बच्चे को ये पाठ 10वीं क्लास के विद्यार्थी को अगर पढ़ाया जा रहा है तो वो निश्चित रूप से भविष्य का मतदाता है, एक उत्तरदायी नागरिक बनने की इच्छा रखता है। उन चीजों में समझ विकसित हो जाएगी कि यार ये कार्यपालिका क्या होती है, ये व्यवस्थापिका क्या होती है, न्यायपालिका बाकी चीजों से स्वतंत्र क्यों है। 3री क्लास के बच्चे को नहीं बढ़ा सकते हम। 10वीं क्लास का बच्चा इन चीजों को तो 10वीं क्लास के 9वीं क्लास के पाठ में सरकार के गठन की प्रक्रिया निश्चित रूप से शामिल होगी। और यही तो हमारा परिवेश है कि कल को वो 18 साल का होते ही मतदाता बनेगा तो कैसे वोट डाले, वोट कैसे डाला जाता है, वो सारी चीजें वो एकदम सीख के निकलेगा कि यस इस तरह वोटिंग होती है, क्यों होती है, सरकार बनाने के लिए होती है, सरकार क्या होती है, सब चीजें सीख के आएगा वो। सामाजिक अध्ययन ये हमें सिखाएगा। तो प्राप्ति का दायित्व शिक्षक का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्यों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का दायित्व शिक्षक का होता है, जबकि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति का दायित्व समाज का होता है। अगर मान लो किसी पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य, पहले ही किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखा एक बॉक्स रहता है पाठ के सबसे पहले, उसमें ये रहता है कि इस पाठ को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। पहले निर्धारित कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चा सरकार के गठन की प्रक्रिया को भलीभांति समझ पाएगा। इस पाठ को पढ़कर के बच्चे में राजनीतिक व्यवस्थाओं के आवश्यकता की जानकारी हो जाएगी। इस पाठ को पढ़कर के बच्चा ये समझ जाएगा कि ये राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो इस तरह के विशिष्ट उद्देश्य पहले से ही उस पाठ में पॉइंट आउट होते स्टार्टिंग में। और टीचर अगर उस बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा यही नहीं सीखा कि सरकार ही क्या होती है, कोई पूछ ले आके कि बच्चा सरकार क्या होती है, और वो बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा है, इधर उधर देख रहा है कक्षा में और यूं, तो समझो कि शिक्षक ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। तो ये विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने का दायित्व रहता है शिक्षक का, वो पढ़ाएगा, क्योंकि भाई पर्टिकुलर विषय के पर्टिकुलर उद्देश्य होते हैं। तो ये होता है अंतर। चलिए अब पहली चीज हम जो हमने बात की थी कि भाई सामाजिक अध्ययन क्यों पढ़ाया जा रहा है और सामाजिक अध्ययन शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ये शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है स्कूलों में जाकर के। अब तो इसके उद्देश्यों को जब आप भली भांति पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ही आप बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे कि भाई हमें टीचर बनाया जा रहा है सोशल स्टडी का, क्यों हमें पढ़ाना किस तरह से, कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे कक्षा में। चलिए
अगले बिंदु पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य, अभी हमने चर्चा की कि सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, कैसे निर्धारण होता है वो हमने चीज देखी। अब हम यहाँ पे देखेंगे सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सामान्य उद्देश्यों की हम बात कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य। अब देखिए आप इसमें, हमें पता है कि सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, व्यापक होते हैं, पढ़ा हमने अभी, ठीक है। समाज का दायित्व रहता है, स्पष्ट भी कम होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला, उत्तम नागरिकता का विकास। समाज की जिम्मेदारी है, जिस तरह के समाज में व्यक्ति रहेगा उत्तम नागरिक, हालांकि शिक्षक पढ़ाएगा जरूर, पर क्योंकि ज्यादा समय वो समाज के साथ व्यक्त करेगा तो उत्तम नागरिक, सामान्य उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम नागरिक बनाना, सुनागरिक बनाना, अच्छा नागरिक बनाना, ये सारी जिम्मेदारी यानी कि ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है सामाजिकता का विकास करना। भाई समाज में रह रहे हैं और सामाजिकता यही कहती है कि अगर हमें सहयोग की भावना, परोपकार की भावना, दया की भावना, सहिष्णुता की भावना, अगर हम प्रेम की भावना, स्नेह अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम एक सामाजिक प्राणी नहीं है, समाज में रहते हुए भी सामाजिक प्राणी नहीं कहलाएंगे हम। तो सामाजिकता का विकास एक सामान्य उद्देश्य है जो कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन को पढ़ने के बाद हम में सामाजिकता का विकास होना जरूरी है और होता ही है अगर हम सही तरीके से उसको पढ़ाएं। तीसरा, बौद्धिक एवं मानसिक विकास। वैसे तो व्यक्ति जितनी भी क्रियाएं करता है तो उससे उसका बौद्धिक विकास और मानसिक विकास होता ही है। बुद्धि, अगर हम चुपचाप से बैठे रहे, कुछ करें ही ना, तो कैसे बुद्धि चलेगी। आपने बहुत सारे सिद्धांत मनोविज्ञान के अंदर पढ़े होंगे और ये देखा है कि व्यक्ति कार्य जितना करता है, गलतियां जितना करता है, उनसे सीखता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। धीरे धीरे गलतियां करके आप सही काम भी करने लग जाते हैं। तो बौद्धिक और मानसिक विकास होना ये सामाजिक अध्ययन से होता है। अगला बिंदु है उचित व्यवहार और आचरण का प्रशिक्षण। भाई आप समाज में रह रहे हैं, सामाजिकता का गुण सीख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उचित व्यवहार भी सीखेंगे और अच्छा आचरण सीखेंगे। इस चीज का प्रशिक्षण, वैसे तो विद्यालय में अपने आप में बच्चा जब बहुत सारे बच्चों के साथ रहता है तो सामाजिकता सीख जाता है और इसके अलावा थोड़ी और जिम्मेदारी रहती है उनके शिक्षकों के ऊपर, जिसमें सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक के ऊपर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होती है इस मामले में। अगला बिंदु है कि वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता। जैसी परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल व्यवहार करना। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी बच्चे ने किस तरह के परिवेश में, एक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उस समय जन्म लिया। ऐसा बहुत होता है कि परिवार में, व्यापार में बहुत घाटा हो गया और उनकी स्थिति एकदम खराब हो गई, तो व्यक्ति क्या रहना छोड़ देता है क्या? धीरे धीरे अपने समाज के साथ संबंध स्थापित करता है, सीखता है, समझता है। कम व्यापार में भी, कम पैसों में भी काम चलाता है। दिवालिया हो जाने के बाद भी वो अपने परिवार को सामंजस्य समायोजन करके चलता है। ऐसा नहीं कि मैं तो इस तरह के माहौल में रहता हूँ, मैं तो रह ही नहीं सकता। हम लोग भी कई बार जब हमारे व्यवहार में, जैसे आपके घर में एसी लग रहा है, आप अपने रिश्तेदारी में शादी में गए, वहाँ एसी नहीं है तो भाग के आ जाते हो क्या वहाँ से कि हम तो जा रहे हैं, हम तो नहीं आएंगे, अब तो एसी नहीं है। ये चीज़ें हमें सामाजिक अध्ययन या कहें कि समाज में रहकर ही सीखने को मिलती है। तो वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट है सहयोग एवं पारस्परिक अंतर्निर्भरता की भावना का विकास। हमें ये पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, 2 वक्त की रोटी इधर उधर से ला करके खा सकता है, जिंदा नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। इसलिए सहयोग और पारस्परिक अंतर्निर्भरता व्यक्ति को पता चलता है समाज में रह के कि, और सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करने के बाद में कि भैया तुम समाज में रहते हो, सामाजिक प्राणी हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हो। आप ये सोच लो कि मैं तो मैं ही हूँ, पड़ोसी को मेरे रास्ते में से नहीं निकलने दो तो आगे किसी और का घर है वो नहीं निकलने देगा आपको। तो आपको सहयोग और पारस्परिकता की भावना आती है समाज में रह करके इस विषय को पढ़ने के बाद में, क्योंकि हमें पता चलता है कि व्यक्ति अंतर्निर्भर है, किसी चीज पर निर्भर है, वो अपनी कुछ चीजों के लिए खुद विशेषता रखता है तो बाकी चीजें दूसरे के उसमें आती हैं। तो आपको सामंजस्य के साथ ही अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। अगली विशेषता अच्छी आदतों एवं उचित अभिवृत्तियों का विकास। अगर व्यक्ति के अंदर
वास्तविक स्थितियों के साथ उसका अगर सामना कराया जाएगा, अगर उसको ऐसी काल्पनिक बातें करते गए तो शायद वो अपने जीवन में ना सीख पाए। लेकिन व्यवहारिक सामाजिक अध्ययन में रहकर के बच्चा व्यवहार सीखता है, व्यवहारिकता के साथ वो टीचर उसको पढ़ाता है, बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरण उसको देता है, बच्चा उन परिस्थितियों का सामना करता है, निश्चित रूप से अच्छी आदतें और अच्छी अभिवृत्तियों की, क्योंकि जैसे अपन पढ़ते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यक्तित्व पढ़ते हैं कि व्यक्ति ने कैसे राष्ट्र के लिए कुर्बानी दे दी, हमारे देशभक्तों ने, वो चीज़ें बच्चे में एकदम अंदर से इस तरह की भावना, अच्छी वृत्तियों का विकास करती हैं। इसीलिए नए नए उत्सव मनाए जाते हैं, इसीलिए इस तरह के पाठ परीक्षाओं इसमें जोड़े जाते हैं सामाजिक अध्ययन में, हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य कौन से। अभी और भी हैं कुछ उद्देश्य, जिससे पहले एक बाइनिंग और बाइनिंग की परिभाषा को हम यहाँ पढ़ेंगे। बाइनिंग और बाइनिंग ने इस चीज़ से कौन सी अच्छी आदतों और अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित एक परिभाषा दी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को अपने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भक्ति भावना, सच्चाई, सहिष्णुता, इधर देखिए सहिष्णुता, नागरिक उत्तरदायित्व, बुद्धिमत्तापूर्ण आशावादिता, थोड़े भारी भरकम शब्द हैं, थोड़ा सा समझेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए आप बहुत भारी भरकम शब्दों को ना देखें। इन अभिवृत्तियों का विकास के लिए अवसरों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर इस तरह की सामाजिकता की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब पढ़ा सामाजिक ज्ञान रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, पर इतिहास को भी वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब इतिहास में विज्ञान कहाँ से आ गया भाई? वैज्ञानिकता का मतलब होता है क्रमबद्ध। आज मान लो किसी बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं कोई इतिहास का पाठ, और बच्चे को हम वैदिक काल शुरू कर दें या भक्ति आंदोलन पढ़ाना शुरू कर दें और पहले की चीज़ों से बच्चे को जोड़ा नहीं हमने, तो बच्चे को समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो क्रमबद्ध अध्ययन कराया जाता है, हर विषय के अंदर ऐसा होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी घटना को कार्य कारण संबंध से जोड़ना। अगर राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करें तो अंग्रेज भारत में क्यों आए, अगर हम ये बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो बच्चे को समझाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने के लिए, अरे भाई क्या परिस्थितियां थी कि वो भारत में व्यापार करने के लिए भारत में ही आए, क्यों भारत ने अपनी ओर उनको आकर्षित किया, उनके पीछे कारण क्या थे। उन कारणों को अगर बच्चा जान जाएगा तो भविष्य में उसको लगेगा कि जिस तरह के कारणों ने अंग्रेजों को आकर्षित किया, उस तरह के कारण अगर हम और पैदा हुए तो और विदेशी लोग यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। तो उन कारणों को, दूसरी बात हमारी क्या गलतियां रही कि हमने अंग्रेजों को आने दिया। तो ये सारी चीजें बच्चा कार्य कारण, यानी कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा सामाजिक अध्ययन पढ़ने के बाद। भक्ति भावना, अब भक्ति आंदोलन आप पढ़ा रहे, मीरा पढ़ा रहे, रैदास पढ़ा रहे, मतलब इन्होंने भक्ति के लिए, जन जागरण के लिए क्या नहीं किया इन संतों ने, तो भक्ति भावना बच्चे के अंदर पैदा होगी। सच्चाई की बात, कितने सारे राष्ट्रीय नेता हमारे जो देशभक्ति जिन्होंने सच्चाई के लिए अपनी जान दे दी। तो ये सारी चीज़ें, ये सहिष्णुता की बात, नागरिक उत्तरदायित्व की बात, बुद्धिमत्तापूर्ण आशावादी। हमेशा बच्चे को ये बताना चाहिए कि आशावादी बनो, नकारात्मकता अपने जीवन में कभी मत लाओ, आशावादी बनो हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं निराशा में भी एक आशा की किरण है जो आपको सफल बना सकती है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें सामाजिक अध्ययन सिखाता है। सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य पढ़ रहे हैं। चलिए अगले कुछ और उद्देश्यों की हम बात करते हैं। ये देखिए सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य, सामाजिक अध्ययन के कुछ और सामान्य उद्देश्य हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए अपनत्व की भावना, अपनत्व की भावना, अब बच्चे में अपनेपन की भावना का विकास होता है। भाई इस तरह की जब राष्ट्रीय आंदोलनों की बात हम कर रहे हैं, बच्चे को समाज के बारे में सिखा रहे हैं, राजनीति के बारे में सिखा रहे हैं, तो बच्चे को लगेगा कि भाई जिंदगी में अकेलापन, अलगाव ठीक नहीं है। और बच्चे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप होंगी कि वो अपने परिवार के साथ अच्छे संबंधों के साथ रहना सीख जाएगा, अपने समाज के साथ रहना सीख जाएगा, अपने देश में रहना सीख जाएगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। बिल्कुल, और राष्ट्रीय आंदोलन का तो उद्देश्य ही है इतिहास में कि बच्चे को राष्ट्रीय आंदोलनों से परिचित कराया जाए, ताकि उसको हमारे देश में हमें आज़ादी कैसे मिली, हम कैसे इस खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। तो इससे राष्ट्रीयता की भावना का बच्चे में विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की नीति जब अपन उसको पढ़ाते हैं, पंचशील की नीति, पंचशील के सिद्धांत और किस तरह से हमारी जो निष्पक्षता की नीति रही है, वो सारी चीज़ें बच्चे में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। समय का सदुपयोग वो करता है। देखिए खाली समय में बच्चा जीवनियाँ पढ़ता है,
प्रेमचंद की जीवनी, ये जीवनी, अगर मान लो भगत सिंह उसको पढ़ा दिया तो निश्चित रूप से भगत सिंह के बारे में और जानने की इच्छा करेगा, तो कुछ किताबें उपन्यास पढ़ेगा भगत सिंह के संबंधित। तो जो चीज़ें उसको इंप्रेस करती हैं, जो चीज़ें उसको आकर्षित करती हैं, उन चीज़ों को पढ़ने में वो समय का सदुपयोग भी करेगा। नेतृत्व के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल बहुत अच्छा ये है सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य। सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ा करके हम कहते हैं जो व्यक्ति जितना सोशल होगा वो लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी उस व्यक्ति के बजाय जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर का है, जो थोड़ा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति है, जो घर के अंदर रहता है, जो कम सामाजिक है, उसके बजाय उस व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता ज़्यादा होगी जो समाज के बीच में रहता है। ठीक है, अगला है उत्तरदायित्व का बोध। उस व्यक्ति को उत्तरदायित्व का बोध होना जरूरी है कि भैया तेरी जिम्मेदारी क्या है, तू एक देश का अच्छा नागरिक है और अच्छा नागरिक होने के नाते तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, ये चीज इस उत्तरदायित्व का बोध उसको हो जाएगा। भाई मतदान करने जा रहा है, सरकार का निर्माण व्यक्ति करता है, मतदाता हो तुम भविष्य के, तो उत्तरदायित्व है तुम्हारा। समाज में रहते हो, सामाजिकता की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मदद करना, सहयोग करना दूसरों को, इस समाज को विकसित करना राष्ट्र के लिए। अब सभी लोग ये सोचने का हमें तो सेना में भर्ती नहीं होना, हम तो सभी इस तरह की सरकारी नौकरी कहेंगे जो शहर के अंदर काम करते, तो सेना में कौन जाएगा। तो ये उत्तरदायित्व की भावना कि मेरे देश को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये चीज हमें सामाजिक अध्ययन से सीखने को मिलती है। अंतिम चरित्र निर्माण, जो कि इसकी अर्थ में भी है, इसकी विशेषताओं में भी है, इसके क्षेत्र में भी है, इसके नेचर में भी है। तो अल्टीमेटली अंतिम रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो चरित्र निर्माण होता है। ठीक है, टीचर के ऊपर, शिक्षक के ऊपर इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है कि वो बच्चे में किस तरह की गुणों का विकास कर रहा है और किस तरह की चीजें बच्चे को सिखा रहा है, ताकि बच्चा वही सीखता है जो देखता है। चलिए, ये शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की हमने बात की थी। अब बात करते हैं हम सामाजिक अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की बात। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि विशिष्ट उद्देश्य की जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर होती है, मनोविज्ञान इनको तय करता है। ठीक है, ये थोड़ी से व्यापकता इनमें कम होती है क्योंकि इनको कक्षा कक्ष के अंदर या कक्षा कक्ष के बाहर भी कुल मिला के शिक्षक के आसपास, शिक्षक के परिवेश में, यानी जिस विषय को शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर मान लो किसी को इतिहास पढ़ा रहा है तो इतिहास की जिम्मेदारी, किसी सामाजिक अध्ययन का शिक्षक अगर कोई ज्योग्राफी, भूगोल का टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्यों को उसको पूरा करना है। जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं भौगोलिक संसाधन पाठ, और भौगोलिक संसाधन पाठ पढ़ा रहे हैं, भारत के भौगोलिक संसाधन पढ़ा रहे हैं, और बच्चे को उस पाठ को पढ़ने के बाद यही नहीं पता चले कि संसाधन होते क्या हैं और भारत संसाधन की दृष्टि से कैसा देश है, समृद्ध है कि समृद्ध नहीं है, तो मतलब उस पाठ के उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। उस पाठ को पढ़ने के बाद में तय पहले ही करना पड़ता है कि बच्चा ये तो सीख ही जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि भारत में लोहा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, भारत में मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके व्यापारिक फायदे, मतलब इनको किस तरह औद्योगिक इनके काम में लिया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लोहे, जस्ता, सीसा, जितने भी खनिज संसाधन मिलते हैं उनकी क्यों मिलते हैं वहां पे, और उसकी वजह से ऐसा क्यों हुआ कि वहां पे सबसे ज्यादा लोहे से संबंधित उद्योग उसी क्षेत्र में डेवलप हुए। तो ये सारी चीजों की समझ बच्चे में विकसित होती है, ये विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। चलिए कुछ सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। बीएस ब्लूम, जैसे ही शिक्षण उद्देश्यों की बात आती है तो सबसे पहला नाम दिमाग में बेंजामिन एस ब्लूम का ही आता है, सीधे सीधे ब्लूम कह सकते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था इन्होंने। शिक्षण उद्देश्यों की हम बात कर रहे हैं, शिक्षण विशिष्ट उद्देश्यों का, शिक्षण के उद्देश्यों का इन्होंने वर्गीकरण किया 1956 में अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण नाम से एक पुस्तक थी बीएस ब्लूम की, उसी में इन्होंने पहली बार शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, इसलिए शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का पिता या जनक कहा जाता है बीएस ब्लूम को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, हालांकि हो सकता है सोशल स्टडी में आ जाए या नहीं आए, कम संभावना रहती है इस तरह के प्रश्नों की, पर फिर भी मुश्किल है, पर जानना जरूरी है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था बीएस ब्लूम ने। शिक्षण उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में इन्होंने बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक का मतलब होता है सूचना, ज्ञान, तथ्यों की जानकारी,
यानी कि किसी चीज से संबंधित सूचना की जानकारी, तथ्यों की जानकारी, ये सारी जानकारी से संबंधित काम है वो ज्ञानात्मक के अंदर आता है। भावनात्मक उद्देश्य का मतलब होता है रुचि, अभिवृत्ति और मूल्यों के विकास से संबंधित। कि भावनात्मक उद्देश्य वो होते हैं कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन के पाठ को पढ़ करके अगर देशभक्ति की भावना विद्यार्थी में, छात्र में पैदा नहीं हुई तो समझो कि भावनात्मक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। शारीरिक कुशलता या कौशल विकास से संबंधित ये उद्देश्य होते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो वो साइकिल चलाना उसको आ जाना चाहिए, और जब वो साइकिल चलाना सीख गया तो बाकी की चीजें भी उसको चलानी आ जानी चाहिए। मोटरसाइकिल चलाना सीख गया तो वो 4 व्हीलर चलाना भी सीख जाएगा। इस तरह की चीजें क्रियात्मक, यानी कि उसमें हस्त कौशल किस तरह का डेवलप हुआ। अगर किसी व्यक्ति को चित्रकार बनना है और अब बार बार वो पेंटिंग कर रहा है, चित्र बनाना सीख रहा है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो मतलब बच्चा चित्र बनाना सीख जाए, चित्रों को पहचानना सीखना, ये सारा ज्ञानात्मक में आता है। चित्र देख करके भावुक हो जाना, किसी राष्ट्रीय नेता का चित्र देखा और वो तो भावुक देशभक्ति की भावना उसको देखते ही भर गई, तो ये भावात्मक हो गया। और कौशल क्रियात्मक का मतलब उसका एक चित्र बना दे वो, तो इसका मतलब वो क्रियात्मक उद्देश्य हो गया। और इन तीनों में प्रत्येक पक्ष में 6-6 शिक्षण उद्देश्य शामिल किए गए हैं जिनकी चर्चा करेंगे हम इस अगले पेज पे। देखिए, ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 तरह के उद्देश्य इन्होंने बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और ये क्रियात्मक। ठीक है। अब देखिए इनमें क्या है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य सूचना से संबंधित होते हैं। 1956 में बीएस ब्लूम ने इनका वर्गीकरण किया। इनमें कौन कौन से 6 पॉइंट आएंगे, इनका वर्गीकरण किया था बीएस ब्लूम ने। ज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य 1956 में इनका वर्गीकरण किया। वैसे तो ब्लूम ने ही तीनों का वर्गीकरण किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का, लेकिन ब्लूम को जाना जाता है इस ज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए जिसमें ज्ञान, अवबोध, प्रयोग या ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अच्छा, ये फैक्चुअल प्रश्न है, परीक्षा में एज इट इज ये आता है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है। आपको इनका क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे, और कौन कौन से इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ज्ञान और अवबोध ये प्रारंभिक स्तर के हैं, यानी कि इनको क्या माना जाता है, ये थोड़े निम्न स्तर के हैं, प्रारंभिक कह दो या निम्न स्तर के कह दो इनको। ये 2 प्रयोग और विश्लेषण ये मध्य स्तर के हैं, और ये 2 लास्ट के संश्लेषण और मूल्यांकन ये उच्च स्तर के उद्देश्य हैं। यानी कि अगर किसी चीज को पढ़ करके आपने ज्ञान ले लिया और उसको थोड़ा सा अवबोध, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जब तक उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण करने की क्षमता आप में डेवलप नहीं हुई, तो समझो कि मजा नहीं आएगा। आपको प्रयोग भी करना है। आपने जैसे ज्ञान, सरकार के गठन का ज्ञान सीख लिया, समझ विकसित हो गई आप में, तो आप उसका प्रयोग भी करो भाई, सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाओ एक मतदाता के रूप में। अगर आपको पता है कि चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होना जरूरी है, तो आप चुनाव भी लड़ो, पर्चा भी दाखिल करो, तो ये प्रयोग हो गया। विश्लेषण, आप किसी चीज का विश्लेषण कर सकते हो, यस कि इसमें ऐसे 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 इसको बांटा जा सकता है। संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब 2 बहुत बिखरी हुई चीजों को जोड़ना, ये संश्लेषण कहलाता है। और मूल्यांकन करना कि अंत में, सबसे अंत में आता है मूल्यांकन की अंतिम रूप से सफलता प्राप्त हुई या नहीं हुई, ये चीज आती है मूल्यांकन के अंतर्गत। तो इन चीजों पे भी हम आगे भी चर्चा करेंगे, आगे के विषयों में, पाठों में, विधियों में जब आएंगे तो इनकी चर्चा और करेंगे। देखिए, ये भावनात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं भावना से संबंधित होते हैं, यानी कि ये हार्ट, हृदय से संबंधित होते हैं। इसको हृदय हार्ट बोला जा सकता है। 1964 में ब्लूम, क्रेथवाल और मसीही ने इनका विभाजन किया था। सबसे महत्वपूर्ण इसमें नाम था क्रेथवाल का। तो अगर तीनों आ जाए तो भी ठीक है, और क्रेथवाल आ जाए तो क्रेथवाल का नाम आपको याद रखना है। इसमें देखिए, ग्रहण करना, किसी चीज को बच्चा सुन करके अर्थ ग्रहण कर लेना, एक तरह से ज्ञान से ही संबंधित है। अनुक्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, ये एक तरह से प्रयोग से संबंधित है कि बच्चा सुन करके कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर करेगा। ठीक है। मूल्य अनुमूल्यन, यानी कि उसका मूल्य निर्धारित करना कि यार इसकी वैल्यू कितनी है। तीसरा, चौथा है प्रत्ययीकरण या विचारना, जब व्यक्ति सीखे हुए ज्ञान को विचार करता है, यस, कल्पना शक्ति के द्वारा सोचता है ज्ञान को, तो वो कहलाता है प्रत्ययीकरण। अगला होता है प्रत्ययों को व्यवस्थापन या संचालन, बहुत सारे प्रत्यय उसके दिमाग में है, फिर उसने व्यवस्थित रूप से उनको सेट कर लिया, जमा लिया, यस कि ऐसा है, तो वो कहलाता है व्यवस्थापन। और अंत में चारित्रीकरण या विशेषीकरण, ये भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं। यानी कि कोई भी क्रिया होते हुए जब हम देखेंगे तो उसके 6 स्टेप्स हैं कि कोई व्यक्ति में भावनाओं का विकास कैसे होगा, इन 6 प्रक्रियाओं से गुजर करके होगा। पहली, ग्रहण करना, किसी चीज को हमने देख सुना और हमने ग्रहण कर लिया। कोई
कुछ किया नहीं हमने, केवल सुना कि यार वो एक बहुत गरीब आदमी है, इस तरह। दूसरा अनुक्रिया प्रतिक्रिया, उसको सोच करके हम फिर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी। अनुमूल्यन, फिर हमने उसका मूल्य आंका कि यार कैसे ये व्यक्ति जीवन जीता होगा, मैं इसकी और क्या मदद कर सकता हूँ, आकलन करना। फिर प्रत्ययीकरण, विचार करना, फिर उसके बारे में विचार करना कि यार इसको क्या किया जाए कि ये व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। फिर व्यवस्थापन, आपने बहुत सारे 4-6 रोजगार देखे और सोचा कि नहीं नहीं यार इसको तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तो आपने एक नौकरी उसको दिला दी। और फिर उस चारित्रीकरण या विशेषीकरण, फिर आप में एक तरह से ये भावना विकसित हो गई कि आपको बेरोजगार और गरीब व्यक्तियों को देख करके दुख होगा, और आप केवल दुखी नहीं होगा बल्कि आप उनका समाधान करने का भी प्रयास करेंगे, तब माना जाएगा कि आप भावनात्मक रूप से विकसित हैं। अगला है क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, शारीरिक क्रिया, ये क्रिया है, शारीरिक क्रिया यानी कि कौशल से संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति में क्रियात्मक क्षेत्र का उद्देश्य हमने लेकर के काम किया है तो उसमें शारीरिक कौशल विकसित हो जाएगा किसी काम को करने का। ये 1969 में इनका हुआ था विकास। सिम्पसन का नाम इनसे जुड़ा हुआ है क्रियात्मक उद्देश्यों से, जिसमें पहला है उद्दीपन, अनुकरण, दूसरा है कार्यवाही, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है समायोजन, पांचवा है स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। यानी कि किसी भी काम को करते हैं हम, जैसे सपोज करो हमने चित्र बनाना सीखा, तो आप किन इन 6 चरणों से होकर के उस चित्र को बनाने में एकदम कुशल हो जाएंगे। पहला है उद्दीपन, यानी कि आपको किसी चित्र को देख करके आपने मतलब ये चीजें आई कि मुझे चित्र बनाना है, 4-6 चित्र लटके हुए, तो आपने उद्दीपन का मतलब ऐसा चित्र जिसने आपको आकर्षित किया है। फिर आप उस चित्र को देख करके देख लेंगे कि हाँ यार मुझे ये चित्र बनाना है। फिर कार्यवाही किया आपने, बस चित्र बनाना शुरू कर दिया, समय बार एक चित्र बनाया, 2 चित्र बनाए, 4 चित्र बनाए, बार बार आप चित्र बनाए जा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, नियंत्रण है हो गए। फिर आप समायोजन करेंगे, मान लो सपोज करो कि आप चित्र बनाने की जो विधि आपकी है उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस तरह के चित्र मुझे ज्यादा अच्छे बनाने आते हैं, तो आप एक एडजस्टमेंट कर लोगे कि हाँ मैं इस तरह के चित्र में विशेषीकरण हासिल करूंगा। फिर वो आपका स्वभाव बन जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अगर मान लो राष्ट्रीय नेताओं के चित्र बनाने की कला विकसित हो गई, तो उसका स्वभाव बन जाएगा, वो लेगा और फटाफट 5 मिनट में फटाफट से किसी भी राष्ट्रीय नेता का चित्र बना देगा, और फिर उसकी आदत बन जाएगी। यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान, फिर चित्र बनाना उसका एक तरह से बिजनेस या प्रोफेशन बन जाएगा, आदत बन जाएगी, वो एक तरह से कुशल हो जाएगा उस चित्र को बनाने में। तो इस तरह ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र के 6 पॉइंट हैं जो कि फैक्चुअल भी हैं, थोड़ा सा समझने की बातें भी है, आगे भी हम इनको समझाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात और यहाँ पे इस पॉइंट से संबंधित रह गई है कि सामाजिक अध्ययन की हम बात कर रहे थे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अन्य उद्देश्य या लक्ष्य, विशेष रूप से तो इन पॉइंट्स को हम आवश्यकता और उपयोगिता के नाम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, आपने देखा क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं, सारी चीजें पढ़ी। एक प्रश्न और आ जाता है कई बार, इस तरह की 4 पंक्तियां आएंगी और पूछेंगे कि सामाजिक अध्ययन की उपयोगिता नहीं है या कौन सा कार्य सामाजिक अध्ययन में उपयोगी नहीं है, इस तरह की चीजें। तो देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पे। पहला है सामाजिक आदतों का विकास, यानी कि आप सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करा रहे हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य का हो आवश्यकता। सामाजिक अध्ययन शिक्षण इसलिए कराया जाता है कि किसी बच्चे में सामाजिक आदतों का विकास किया जा सके, उसको सोशल बनाया जा सके। एक परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक तो कहते हैं कि तो यार बिल्कुल अकेला ही रहता है, अलग थलग, तो वो सोशल नहीं है, तो उस चीज का प्रभाव उसके भविष्य के निर्माण पर भी पड़ेगा। हो सकता है भविष्य में वो इस तरह का ही प्रोफेशन चूज करे जिसमें ज्यादा लोगों का इंटरफेयर नहीं होता है। तो सामाजिक आदतों का निर्माण ये इसकी उपयोगिता या आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता है हम समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो जब तक हमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं होगा तो हम समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगला प्रजातांत्रिक गुणों या नागरिक गुणों का विकास। समाज में रह रहे और प्रजातंत्र में हम तो रह रहे हैं भारत के अंदर, तो हमें तो प्रजातांत्रिक गुणों का विकास तो जरूर करना चाहिए, और इनके बिना क्योंकि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उपयोगिता कह लो, लक्ष्य कह लो, उद्देश्य कह लो, ठीक है, कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। अगर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं करना पड़े तो मतलब ही नहीं है भाई। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक सामाजिक अध्ययन बच्चा पढ़ रहा है, तो सामाजिक गुणों का विकास
आर्थिक गतिविधियों की समझ, राजनीतिक गतिविधियों की समझ, इनकी यानी कि उसका एक सर्वांगीण विकास करना, ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, उपयोगिता और उद्देश्य या लक्ष्य होता है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का। अगला है संस्कृति और सभ्यता की जानकारी। भाई पहली से 10वीं क्लास का बच्चा सारे विषय पढ़ता है और जब वो साइंस भी ले लेता है बाद में तो भी उसको हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में पता रहता है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उपयोगिता या उद्देश्य है। तर्क शक्ति व चिंतन का विकास भी देखिए, ऐसा नहीं है रीजनिंग पढ़ने से ही तर्क शक्ति का विकास होगा, आपके चिंतन और तर्क शक्ति का विकास आप सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ा करके भी बच्चों में कर सकते हैं, क्योंकि सोचना पड़ेगा। परिस्थिति निर्माण जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारी शिक्षण की विधियां हैं। प्रोजेक्ट मेथड जैसा कि हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चे को एक सिचुएशन दी जाती है, परिस्थिति का निर्माण किया जाता है और बच्चा उस परिस्थिति यानी उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है। बहुत सारे विकल्प उसके सामने आते हैं, एक उचित विकल्प का चयन करता है और अंतिम रूप से उस समस्या के समाधान में सफल भी होता है। तो ये सारी चीजें तर्क चिंतन शक्ति का विकास सामाजिक अध्ययन से डेवलप किया जाता है। अगला है सामाजिक और भौतिक परिवेश या पर्यावरण की समझ। सामाजिक अध्ययन को पढ़कर के ये समझ और विकसित की जाती है। वैसे तो बच्चा समाज में रहता है, परिवार समाज सब सीख जाता है, पर वो सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ने के बाद में और भी इन चीजों के नजदीक आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो एक ये अंतिम और छोटा सा एक पॉइंट और है, ये और हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये सामाजिक अध्ययन विषय, कई बार इसको सामाजिक ज्ञान कह दिया जाता है, कई बार इसको सामाजिक विज्ञान कह दिया जाता है, कई बार सामाजिक अध्ययन कह दिया जाता है। तो हम जरा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन को तो सामाजिक ज्ञान कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से और सामाजिक अध्ययन के अंतर को यहाँ पे हम समझेंगे। तो एक बार देख लेते हैं बेसिक अंतर क्या है। हालांकि इस तरह का प्रश्न जनरली नहीं आता है और आएगा भी नहीं, पर समझ जरूरी है इसमें। देखिए पॉइंट पहला, सामाजिक विज्ञान ये सैद्धांतिक पक्ष है कि अगर हम सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं तो इसका मतलब किसी विषय के बारे में सैद्धांतिक यानी केवल सिद्धांतों की बात करता है, ये पहली चीज। जबकि ये सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक अध्ययन करता है, ये किसी भी चीज का व्यवहारिक अध्ययन करेगा कि अगर हम समाज में रह रहे हैं तो कैसे रहना चाहिए, नागरिक गुणों का विकास, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास कैसे करें, ये सारी चीजें हम यहाँ सीखते हैं। ये देखिए आविष्कार और प्रयोग एवं खोजें इससे संबंधित होती हैं, यानी क्योंकि ये सैद्धांतिक है तो नए नए आविष्कार करना, नई नई खोज करना, कोई फिजिक्स की थ्योरी पे है खोज, कोई रसायन की खोज की, तो ये सारी चीजें सैद्धांतिक है। दूसरा ये ज्ञान स्तरीय ज्ञान होता है, उच्च स्तर का ज्ञान होता है और वयस्कों के लिए होता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों को हम अगर समाजशास्त्री पढ़ा रहे हैं कि भाई परिवार ऐसे 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 बना, तो 10वीं क्लास तक का विद्यार्थी भी पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाएगा। हम 11th 12th में समाजशास्त्र चलता है, ग्रेजुएशन में चलता है, तब जाकर के बच्चा समझता है कि मैं जिस समाज में रह रहा हूं उसका विकास किन सिद्धांतों पर हुआ, कैसे इसको बनाए रखा जा सकता है, वो सारी सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी वो लेता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। क्षेत्र विशेष पर लागू, यानी कि ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र पर लागू होता है कि अगर मान लो जैसे साइंस में आप रसायन की खोज कर रहे हो तो रसायन विज्ञान पे लागू होगा, आप भौतिकी के नियमों की बात कर रहे हो तो भौतिक विज्ञान पे, फिजिक्स पे लागू होगा। अध्ययन का क्षेत्र इसका विस्तृत होता है, क्षेत्र विशेष पे लागू हो रहा है एक पर्टिकुलर समय में, फिर भी इसके अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि संभावनाएं बहुत सारी, सिद्धांतों की बात करता है तो कोई सा फिजिक्स का सिद्धांत कहीं भी लग सकता है, रसायनों की खोज कहीं भी हो सकती है, तो इसलिए ये सैद्धांतिक पक्ष की बात करता है। जबकि सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक अध्ययन की बात करता है, ये मानव और समाज के मध्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है कि एक मानव और समाज के बीच में किस तरह से अंतर संबंध स्थापित होता है और कैसे दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं। अगला है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। अब सामाजिक विज्ञान साइंस पढ़ के वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़ रहा है, मान लो वो बल पढ़ रहा है, अभिकेंद्रीय बल और ये बल, इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन सर्वांगीण विकास होगा सामाजिक अध्ययन को पढ़ करके। नैतिकता, लोक नीति, सामाजिकता ये सीखेगा बच्चा। यहाँ लोकतंत्र की सफलता, हमने पहले भी बात की कि इसकी विशेषता भी है सामाजिक अध्ययन की, तो लोकतंत्र की सफलता सामाजिक अध्ययन विषय पर निर्भर है। ठीक है, और सुयोग्य नागरिकों का निर्माण, ये अच्छे नागरिकों का निर्माण करता है, जबकि सैद्धांतिक विषय बच्चे को एक वैज्ञानिक बना सकता है,
एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हालांकि ये कर सकता है, पर एक वैज्ञानिक बनाने का काम इस सैद्धांतिक विषय का है, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का काम सामाजिक विज्ञान का है। चलिए, ये सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का अंतर हमने पढ़ लिया है। कुछ और चीज़ें जैसा कि हमने बात की थी कि एक छोटी सी चीज़ इसमें और रह गई है, बिल्कुल यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं नहीं। राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम। अब देखिए, ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये साइकोलॉजी में भी है, ये आपके एसएसटी सब्जेक्ट में भी है और इससे संबंधित प्रश्न आपके लैंग्वेज में भी डाल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा 5 मिनट का ही पूरा टॉपिक है। एक बार देखते हैं जरा इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर अपन जाते हैं तो भारत राधा कृष्णन आयोग, उच्च शिक्षा आयोग या शिक्षक आयोग जिसको कहा जाता है 1948 में, ये भारत में बनने वाला पहला भारत में स्थापित, स्वतंत्र भारत में स्थापित, यहां स्वतंत्र भी लिख लें आप, प्रथम शिक्षा आयोग। ये भारत में स्थापित पहला शिक्षा आयोग था। राधा कृष्णन क्योंकि इसके अध्यक्ष थे इसलिए इसको राधा कृष्णन, और उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था इसलिए उच्च शिक्षा आयोग। ये रूपरेखा से संबंधित नहीं है, पर रूपरेखा तक पहुंचने के लिए हमको भारत के शैक्षिक विकास को इस दृष्टि से एक बार देखना पड़ेगा। जरा हम देखते हैं। पहली प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले ये कोठारी कर लें आप इसको, कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा नीति बनी। ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आधार पर 1968 में बनी और कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनी थी। अब क्योंकि 2020 में नई शिक्षा नीति आई है तो इसलिए इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी आवश्यक है, हालांकि यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे विषय से संबंधित नहीं है। दूसरा, 1978 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ, इस वाली में 68 वाली में। इसके बाद में आई द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 87 में लागू हुई, और 1952 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था 1992 में। राम मूर्ति कृष्ण मिशन 1990 की सिफारिशों के आधार पर 1992 की संशोधित शिक्षा नीति के आधार पर ही, यानी कि इसमें 1992 में संशोधन किया गया। द्वितीय शिक्षा नीति जारी हुई बनी थी 1986 में, लागू हुई 87 में, 92 में इसमें संशोधन हुआ और इसी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर 1992 में एक कमेटी बनाई गई थी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी 1993 में बनी, गठन हुआ, और इसी यशपाल कमेटी ने एनसीएफ 2005 की सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो प्रश्न यहाँ पे इनसे नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा कि एनसीएफ 2005 की योजना कौन से कमेटी ने प्रस्तुत की, तो वो है यशपाल कमेटी। तो आप इसको यहां जोड़ें, किससे? यशपाल कमेटी से, प्रोफेसर यशपाल। तो यशपाल कमेटी, इसका सन भी याद रख लें, 1993, ठीक है, 1993, ये 1993 में यशपाल कमेटी बनी। उस यशपाल कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी और उन सिफारिशों के आधार पर एनसीएफ 2005 को लागू किया गया था। क्या बातें थी एनसीएफ 2005 की, एक बार हम जरा देख लेते हैं, 2 मिनट का ही काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है, साइकोलॉजी में भी आएगा, सब्जेक्ट में भी आ सकता है, आएगा ही। देखिए, तो ये एनसीएफ 2005 की अभिशंसाएं, इन्होंने क्या अभिशंसाएं की थी? सबसे पहला है स्कूली शिक्षा तनाव मुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब आज से पहले स्कूली शिक्षा में तनाव था, इसका मतलब तथ्यात्मक जानकारी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था, सूचनात्मक ज्ञानात्मक विकास पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था। तो स्कूली शिक्षा तनाव मुक्त हो, यानी तनाव था पहले, तनाव
बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान का तनाव, ज्ञान का भंडार, इतनी मोटी मोटी किताबें केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाई गई। तो पहली बात कि भाई तनाव मुक्त हो, और तनाव मुक्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, बस्ते के बोझ को कम किया या बिना बोझ की शिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न आया हुआ है कई बार परीक्षाओं में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इत्यादि में भी, कि बस्ते के बोझ को कम करना ये कौन सी कमेटी की सिफारिश थी, यशपाल कमेटी, और एनसीएफ 2005 की मुख्य बात थी ये। और बस्ते के बोझ को कम कैसे करेंगे, बच्चे की 4-5 किताबें कम कर दो, बस्ते का बोझ कम हो जाएगा। यानी कि सिलेबस में जितनी किताबें थी उनको कम किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, कम किताबें, छोटी किताबें चलानी शुरू में। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देने की बात, कि अभी तक शिक्षक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा दी जाती थी, पहली बार यहां बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई एनसीएफ 2005 में। और तब से लेकर आज तक हर बार नवाचार 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 और बाल केंद्रित शिक्षा, इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है शिक्षा नीति में, यानी कि शिक्षा व्यवस्था में इन दिनों, कि बहुत अच्छी चीजें बच्चों को मिलने लगी हैं। यानी कि क्रियात्मक चीजों पर, भाई बच्चा कैसे सीखेगा, करके सीखना। तो जैसे आप प्रोजेक्ट विधि जब पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट विधि की शुरुआत करने का श्रेय विद्यालयों में बिल्कुल, बहुत प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो गए थे 2005 के बाद में विद्यालय स्तर पर, बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाने लगे। तो प्रोजेक्ट विधि का सीधा साधा व्यावहारिक प्रयोग भारत में इस एनसीएफ 2005 के बाद ही शुरू हुआ है। अगला है विषय वस्तु के ज्ञान को बालक के व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना। अब विषय वस्तु के ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ने का काम किसने किया, इस सामाजिक अध्ययन ने, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे थे, अब बच्चे में समझ विकसित करने की बात हुई, क्रियात्मक पक्ष की बात हुई, तो व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा गया। शिक्षण पद्धति को रोचक और प्रभावी बनाया गया, क्रिया आधारित शिक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्रियात्मक पक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे चरितार्थ हुआ, क्रियात्मक पक्ष की यहाँ बात की गई, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की यहां पर बात की गई पहली बार एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के आधार पर। रटने के स्थान पर समझने पर बल दिया गया, तो पता ही है इसमें कि भाई बाल केंद्रित शिक्षा है, तो रटने के स्थान पर समझने पर बल दिया जाएगा। नवाचार पर बल, नई नई टेक्निक्स, नए नए प्रयोग, सहायक सामग्री विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें नवाचार पर बल देना। और इसके अलावा है शिक्षकों का प्रशिक्षण, टीचर्स के प्रशिक्षण पर ज्यादा बल दिया जाने लगा, क्योंकि अब नवाचार है, तो नवाचार को प्रयोग करने के लिए, नई नई विधियों का प्रयोग करने के लिए ट्रेंड टीचर्स की जरूरत पड़ी, तो वो यहाँ प्रशिक्षण की भी बात की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हम एनसीएफ 2005 की चीजें हमने पढ़ी। एक और 2 मिनट का टॉपिक यहाँ पे है आपका, कई बार एक बार वैसे तो चीजें हमने पढ़ ली हैं, पर एक बार और देख लीजिए कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु क्या है। क्षेत्र कहो, विषय वस्तु कहो, नेचर कहो, ये सारी चीजें घुली मिली हुई हैं, फिक्स है सारी चीजें। तो यहाँ पे आप विषय वस्तु की जब सीधे सीधे प्रश्न आ जाए, यानी सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पता ही है सारी चीजें, भूगोल पढ़ाई जा रही है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, दर्शन के टॉपिक भी इसमें है, समाजशास्त्र, राजनीति, यानी कि जितने भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, वो सारी की सारी इस सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु है। चलिए, तो आज का हमारा ये जो क्लास है, सामाजिक अध्ययन का संकल्पना एवं प्रकृति वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं वो सवाल हम लोग अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे, और आप इस क्लास को देखने के बाद में इसके सवालों को भी देखें, उससे क्या अभ्यास होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो इस वाली स्लाइड्स में नहीं है, वो वहां पे आपको, क्योंकि स्वयं विवेक से अभी यहाँ पे आपने सीखा है, समझा है, चीजों को रटना नहीं है, और समझ करके जिन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे वो प्रश्न मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ताकि फैक्चुअल प्रश्न नहीं होंगे, वो एनालिटिकल प्रश्न होंगे, और इनको समझ के ही आप उनका उत्तर दे पाएंगे। और आप हमारे इन जो पढ़ाए हुए इनकी पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए जागृति ऑनलाइन वाले चैनल, टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है जागृति क्लासेस जयपुर के नाम से, जिसमें आगे भी सोशल स्टडी और अन्य विषयों की शिक्षण विधियां और बाकी के विषय जो रीट में एसएसटी के सिलेबस में ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इतिहास है, इकोनॉमिक्स है, सारे टॉपिक्स आपको बकायदा इसी तरह से स्लाइड के माध्यम से पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, ये पूरी श्रृंखला आपके एग्जाम तक चलेगी। आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।